सीबीएसई क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लास 11th भूगोल सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक। जी हाँ स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए क्वेश्चन बैंक रिलीज़ कर दिया है और उनका कहना है कि वार्षिक परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक से ही रहना है। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए और आपके डिमांड को भी ध्यान में रखते हुए मैं फाइनली क्लास 11th के भूगोल विषय का क्वेश्चन बैंक का फुल सॉल्यूशन लेकर के आ गया हूँ। आपको एक ही वीडियो में मिलेगा संपूर्ण सॉल्यूशन। तो चलिए स्टूडेंट्स फटाफट देख लेते हैं किस टाइप से क्वेश्चन है और उसका सही आंसर क्या है। और मैं प्रयास करूँगा कि आपको ईजी लैंग्वेज में यहीं पर तुरंत का तुरंत आंसर रटा दूँ। तो चलिए स्क्रॉल करते हैं। देखिए जैसे हम स्क्रॉल करते हैं स्टूडेंट्स तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है ब्लूप्रिंट, और ये अपडेटेड ब्लूप्रिंट है। देख लीजिए यहाँ पर 2021-22 का ही ब्लूप्रिंट है। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। यदि हम चैप्टर फर्स्ट से बात करें तो टोटल 4 नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा। 1 नंबर के 2 क्वेश्चन और 2 नंबर का 1 प्रश्न देखने को मिलना है, बस बाकी कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रॉल करते हैं स्टूडेंट्स, देख लेते हैं यहाँ पर और क्या क्या हटा दिया गया है सिलेबस से। तो यहाँ पर मेंशन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे तो आपको पता ही होगा। चलिए जैसे हम स्क्रॉल करते हैं सबसे पहले हमें देखने को मिलता है इकाई फर्स्ट। हमारे चैप्टर का नाम है भूगोल एक विषय के रूप में। स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो इस चैप्टर में सिंपल सा हमें पढ़ना है कि भूगोल क्या है, ये समझना है। भूगोल के अंतर्गत किन किन चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं, बस इतना ही पढ़ाया गया है इस चैप्टर में। ठीक है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको समझाते जाऊँगा एक एक चीज़। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन यही कह रहा है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। देखिए 2 क्वेश्चन डिजाइन होता है। पहला क्वेश्चन कहता है भूगोल का जनक, और दूसरा क्वेश्चन पूछता है भूगोल मतलब इंग्लिश में जिसे जियोग्राफी कहते हैं, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। स्टूडेंट्स आपकी किताब में इसका तो आंसर मिल जाएगा कि भूगोल के लिए जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था। सबको पता है कि इसका आंसर होगा इरेटोस्थेनेज। ये एक ग्रीक विद्वान थे, इन्होंने सबसे पहले जियोग्राफी शब्द का यूज़ किया था। इसको यदि मैं डेप्थ में बात करूँ तो थोड़ी समझ लीजिएगा। देखिए जियोग्राफी एक इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, इसे हिंदी में हम भूगोल के नाम से जानते हैं। लेकिन ये तो ग्रीक थे ना, तो जियोग्राफी जैसे शब्द इन्होंने लाया कैसे। तो देखिए एक शब्द था जियो जिसका मतलब होता है पृथ्वी, और दूसरा शब्द था ग्राफोस जिसका अर्थ होता है वर्णन। अर्थात जियोग्राफी का मतलब ही होता है पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, इस चीज़ का उल्लेख आपके पुस्तक में है। लेकिन ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भूगोल के जनक किसे कहते हैं। तो भूगोल के जनक हम हिकेटियस को कहते हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा सर आखिरकार इनको हम इनका जनक क्यों कहते हैं। तो देखिए इन्होंने क्या किया था, पृथ्वी का क्रमबद्ध रूप से वर्णन किया था। एक इनका पुस्तक था जस्ट पीरियोडस नाम से एक पुस्तक था, इसमें इन्होंने पृथ्वी का क्रमबद्ध तरीके से वर्णन किया था, इसलिए इन्हें हम भूगोल के जनक कहते हैं। यदि आपको किताब का नाम जानना है तो यहाँ पर मैं किताब का नाम लिख देता हूँ, जस्ट पीरियोडस। ठीक है, इस नाम से इनका पुस्तक था और इसमें इन्होंने पृथ्वी का क्रमबद्ध तरीके से वर्णन किया था, पृथ्वी को बताया था, इसलिए इन्हें जनक कहा जाता है भूगोल का। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन ग नंबर हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से मानव भूगोल की कौन सी शाखाएं हैं। मतलब वह कौन सा भूगोल है जिसमें मनुष्य अध्ययन करता है, मनुष्य रहता है, उसके बारे में बताना है। देखो पहला ऑप्शन है भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान का मतलब है कि पृथ्वी के धरातल का वर्णन करना है, कि कहीं उच्चावच है, मतलब कहीं पर्वत पठार मैदान झील नदियाँ, इनके बारे में बताया जाएगा भू आकृति विज्ञान में। यहीं पर यदि हम जलवायु के बारे में बात करें तो इसमें आपके जलवायु के बारे में बताएगा कि कहाँ किस प्रदेश की जलवायु कैसी रहनी है, कहाँ ठंडी कहाँ गर्मी, इसके बारे में। ठीक है, और मौसम विज्ञान के बारे में बात करें तो इसमें यह बताया जाता है कि कब मौसम परिवर्तन होगा, किस प्रकार से मौसम होगा। जैसे अभी ठंडी का मौसम है, ठीक है, तो इस प्रकार से वर्णन मिलता है हमें मौसम विज्ञान में। लेकिन अधिवास भूगोल में इसमें मनुष्य कहाँ रहना है, कैसे रहता है, इसके बारे में वर्णन मिलता है अधिवास भूगोल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स अधिवास भूगोल इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए स्क्रॉल करते हैं, आगे चलते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें सत्य और असत्य पूछा गया है। इसमें पहला नंबर कहता है विभिन्न प्रजातियों के निवास स्थित क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन परिस्थैतिक विज्ञान कहलाता है। तो जी स्टूडेंट बिल्कुल ये सत्य होगा। जहाँ पर मनुष्य रहता है, निवास करता है, उसके अध्ययन को हम परिस्थैतिक विज्ञान के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं 2 नंबर, ऐतिहासिक भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है। तो बिल्कुल सत्य है,
ऐतिहासिक भूगोल जो है वो मानव भूगोल की एक शाखा है और आपकी किताब में उल्लेख मिलता है इतिहास का और भूगोल का संबंध, और नीचे क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं ग नंबर। सूचना क्रांति व स्थैतिक सूचना तकनीकी ने भूगोल को नया आयाम दिया है। तो ये बिल्कुल सत्य है स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि देश दुनिया बदल रहा है और हम लोग सब पहले तो कबूतर के माध्यम से संदेश भेजते थे, लेकिन आजकल सूचना क्रांति इतनी तीव्र गति से विकास हो रहा है कि हम मोबाइल फ़ोन के थ्रू चंद सेकंडों में एक दूसरे से कांटेक्ट बना पाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ये सत्य है, ये भूगोल का एक नया आयाम है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, देखिए पहले ये अवेलेबल नहीं हुआ करता था, ऑनलाइन के माध्यम से बच्चे नहीं पढ़ पाते थे, लेकिन अब देखिए आप घर बैठे कक्षा 11वीं के भूगोल का सोल्यूशन पा रहे हैं, है ना। तो ये एक सूचना क्रांति का नया आयाम बन रहा है और यकीन मानिए दिनों दिन और भी ज़्यादा ये अच्छा होते जाएगा और आसानी से हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड करा जाएगा। जैसे सपोज दैट अभी मैं आपको नहीं दिख रहा हूँ, ठीक है, मैं केवल आप मेरा आवाज़ सुन रहे हो और मेरे से पढ़ पा रहे हो, लेकिन जैसे जैसे समय बदलेगा तो हो सकता है कि डिजिटल बोर्ड के माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊँ, है ना। तो ये एक नया आयाम ही है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा था। चलिए आगे देखते हैं घ नंबर। भूगोल अंत विषयक या अंतर विषयक भी इसे उच्चारण कर सकते हैं, ज्ञान प्रदान करता है। तो बिल्कुल सत्य है स्टूडेंट्स, भूगोल के माध्यम से किसी भी चीज़ के अंदर तक हम अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, यहीं पर हमारा अंगा नंबर कहता है भूगोल प्राकृतिक संसाधन का मानवीय अंतर संबंध के रूप में अध्ययन करता है। तो ये भी हो जाएगा बिल्कुल सत्य। तो इस प्रकार से 5 के 5 सत्य हैं। स्टूडेंट्स आप टेंशन मत लीजिएगा, इसका आंसर मैं आपको लिखित भी दे दूँ। इसके अलावा अगर आपको सॉल्यूशन का PDF चाहिए तो टेलीग्राम में मैं दे दूंगा, वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और एक चीज़, आपके मन में कोई भी क्वेरीज हो तो आप इंस्टाग्राम में बेझिझक मैसेज कर सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई संबंधित हो या आपके मन में कोई प्रश्न हो। ठीक है, चलिए आगे स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमारा 3 नंबर कहता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला नंबर कहता है संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है। तो स्टूडेंट्स भूगोल का मतलब ही होता है संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन। तो संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन ही क्या कहलाता है, भूगोल। तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे, भूगोल। ठीक है, यहाँ पर देखिए अभी मैं केवल आपको सुना रहा हूँ, आप यहाँ पर सुन लीजिए, मैं लिख के दे दूंगा तो वहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं खा नंबर। नेचर एंड जियोग्राफी नामक पुस्तक डैश 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 में प्रकाशित हुई, या ऐसा भी कह सकते हैं कि ये इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिचर्ड हार्ड वार्ने, इस करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देख लीजिए गा नंबर। कुमारी ईसी सेमपुल डैश 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 देश की भूगोल वेत्ता थी, ये कहाँ की थी, तो ये एक अमेरिका की भूगोल वेत्ता थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका। आगे देखते हैं घा नंबर। भूगोल का क्रमबद्ध उपगम डैश 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 द्वारा प्रवर्तित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स हिकैटियस। क्या हो जाएगा, हिकैटियस इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अंगा नंबर। भूगोल की 2 प्रमुख शाखाएं हैं, कौन कौन सी है, एक है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि मैं थोड़ी डेप्थ में बात करूं तो भौतिक भूगोल के जनक पैसोडोनियस को माना जाता है और यहीं पर मानव भूगोल के जनक को रेटजेल को माना जाता है। याद रखिएगा, भौतिक भूगोल के जनक, आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, भौतिक भूगोल के जनक पैसोडोनियस को माना जाता है और मानव भूगोल के जनक रेटजेल को माना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें पहला नंबर कहता है भूगोल में तापमान, वर्षा, आर्द्रता आदि का अध्ययन किन शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलवायु भूगोल के अंतर्गत हम इनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं खा नंबर। भूगोल की किस शाखा में लिंगानुपात का अध्ययन करते हैं, मतलब मनुष्य का अध्ययन करते हैं। इसमें मनुष्य के लिंगानुपात मतलब कहाँ कितने जन्मे हैं, कहाँ कितना मृत्यु हुआ है, ठीक है, कितने महिला अधिक हैं, कितने पुरुष अधिक हैं, इनके बारे में किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो जनसंख्या भूगोल इसका सही आंसर हो जाएगा। जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत हम इनके बारे में अध्ययन करते हैं। एक पर हमारा गा नंबर कहता है सर्वत्र पाठ्यक्रम का अध्ययन भूगोल की किन शाखा के नाम से जाना जाता है। मतलब ऐसा कौन सा पाठ्यक्रम है जिसमें हम भूगोल की सभी शाखा का अध्ययन करते हैं। अच्छा, आपके मन में प्रश्न उठेगा सर भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी है। तो चलिए समझा देता हूँ। देखिए थोड़ी यहाँ पर मैं जूम करता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका पृथ्वी। जैसे कि आपको पता है कि पृथ्वी में कुछ परसेंटेज पर जल है और कुछ परसेंटेज पर स्थल है। जैसे कि मैं बात करूँ तो 71% मतलब 71% पर जल है और 29% पर स्थल है। ठीक है,
तो भूगोल की एक शाखा कौन सी हो गई, जलमंडल, और दूसरी शाखा हो गई स्थलमंडल। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ये दो शाखाएं हो गई। अब जलमंडल और स्थलमंडल में रहता कौन है, मनुष्य ही तो रहता है ना, तो वो हो गया जैवमंडल। ठीक है, तो इनके बारे में अध्ययन हम करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन कौन से हो गया, जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल। और इनके बाहर तो एक आवरण है जिसमें विभिन्न प्रकार की वायु पाई जाती है, तो एक हो जाएगा वायुमंडल। तो इन चार शाखाओं का अध्ययन हम करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। सर्वत्र पाठ्यक्रम का अध्ययन भूगोल की किन शाखा के नाम से जाना जाता है, तो इसे हम मात्र शाखा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, मात्र शाखा के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिवास भूगोल मतलब जिसमें घर के बारे में वर्णन हो, कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं। ठीक है, अधिवास भूगोल में दो प्रमुख शाखाओं का नाम लिखिए। तो सिंपल सा, एक हो जाएगा शहरी अधिवास और दूसरा हो जाएगा ग्रामीणी अधिवास। कुछ लोग अपना घर बना करके शहर में रहते हैं और कुछ लोग गांव में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आर्थिक भूगोल के कितने क्षेत्र हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं, आर्थिक भूगोल के 6 क्षेत्र हैं। वो 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं, आप अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। वैसे मैं लिख के दे दूँ, प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए, देन बेहतर होगा। देखिए 6 में से पहला नंबर है कृषि, दूसरा पर्यटन, तीसरा अवसंरचना, चौथा हो जाएगा औद्योगिक, पाँचवा हो जाएगा व्यापार और परिवहन, और छठवां हो जाएगा सेवाएं। ये 6 आर्थिक भूगोल के क्षेत्र हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें बोला गया है अति लघुत्तरी प्रश्न। मतलब यहाँ से 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा और आंसर आपको 30 शब्दों में लिख करके कंप्लीट करना है। मतलब अधिकतम 3 से 4 लाइन में लिख करके कंप्लीट करना है। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है GIS व GPS क्या है। ठीक है, मैं आगे आपको सोल्यूशन ही बताते जाऊँगा, तो वहाँ पर डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, भूगोल विषय के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तीसरा देख लीजिए, चौथा, पाँचवा, ऐसे ही यहाँ पर 6-7 क्वेश्चन मेंशन है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। चलिए अब हम सीधे जंप करते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ और देख लेते हैं सही आंसर क्या है। लेकिन सॉल्यूशन में जाने से पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ स्टूडेंट्स, इस वीडियो में केवल इकाई 1 का उत्तर लेकर के आया हूँ। इसके बाद एक सेकंड वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें इकाई 2 का संपूर्ण सॉल्यूशन आपको बताऊँगा, और वो भी ईजी लैंग्वेज में। तो चलिए अब हम देखते हैं क्या है इनका सही आंसर। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपका संपूर्ण सॉल्यूशन। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन यही पूछा था कि भूगोल का जनक किसे कहते हैं, तो नाम याद रखिएगा, हिकैटियस इस करेक्ट आंसर। भूगोल के जनक कौन है, हिकैटियस हैं। और जियोग्राफी जैसे शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो इरेटोस्थेनीज ने किया था। याद रखिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, जनक कौन है, हिकैटियस। और भूगोल शब्द मतलब जियोग्राफी शब्द का यूज़ किसने किया था, तो इरेटोस्थेनीज नामक एक व्यक्ति था। जो कौन सा व्यक्ति था, ग्रीक व्यक्ति था। ठीक है, वहाँ के विद्वान थे, उन्होंने सबसे पहले इसका उपयोग किए थे। ठीक है, थर्ड का आंसर मेंशन है यहाँ पर अधिवास भूगोल। तो आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर PDF डाउनलोड करना हो तो टेलीग्राम में मैं दे दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देख लो, सभी सत्य हैं, यहाँ पर मेंशन कर दिया हूँ। थर्ड का देख लो, पहले का आंसर भूगोल हो जाएगा, दूसरे का आंसर रिचर्ड हार्डवार्न हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको बताया था। तीसरे का आंसर अमेरिका, चौथे का आंसर हिकैटियस, और पाँचवें का आंसर भौतिक भूगोल व मानव भूगोल। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसका पहला का आंसर हो जाएगा जलवायु भूगोल, दूसरे का आंसर हो जाएगा जनसंख्या भूगोल, तीसरे का मात्र शाखा, और चौथे को हो जाएगा नगरीय अधिवास और ग्रामीण अधिवास, और पांचवें को हो जाएगा क्षय। और 6 क्षेत्र कौन कौन से यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, कृषि, पर्यटन, अवसंरचना, औद्योगिक, व्यापार एवं परिवहन और सेवाएं। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसमें अति लघुत्तरी प्रश्न पूछा गया था, उसका आंसर देने का प्रयास करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन यही कह रहा था स्टूडेंट्स कि GIS क्या है। ये देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि GIS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जियोग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम, अर्थात इसे हम भौगोलिक सूचना तंत्र के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से मेंशन है भौगोलिक सूचना तंत्र या भौगोलिक सूचना प्रणाली, अथवा अंग्रेजी में GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया। तो आपको फुल फॉर्म सिर्फ इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में मैं आपको समझाने के लिए दिया हूँ, आपको परीक्षा में लिख करके नहीं आना है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर को भौगोलिक सूचना के साथ एकीकृत कर इनके लिए आंकड़े एकत्रण, प्रबंधन, विश्लेषण, संरक्षण और निरूपण की व्यवस्था करता है। इस तरह से
यह भूज्ञान की सूचना प्रणाली होती है। बस इतना लिख करके कंप्लीट करना है जीआईएस के बारे में। अब हम समझते हैं जीपीएस क्या है। चलिए स्क्रॉल करते हैं। ये जीपीएस का सबसे पहले पूरा नाम पता होना चाहिए। आई थिंक यहाँ पर मैं जीपीएस का पूरा नाम नहीं लिखा हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ। जियोग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम, क्या बोलते हैं? जियोग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम अर्थात जीपीएस। ठीक है, देखिए आप सभी के मोबाइल में जीपीएस होता है। जीपीएस का मतलब सिंपल सा होता है एक लोकेशन यार, और कुछ नहीं। ठीक है, ये लोकेशन आप कहाँ पर हैं, ठीक है, वो जीपीएस के थ्रू हम आपको मैं फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपके मोबाइल में आपका ईमेल एक्टिव है, आपके ईमेल का आईडी पासवर्ड मुझे पता है, तो मैं आपको ट्रेस कर सकता हूँ कि आप कहाँ घूम रहे हो, क्या कर रहे हो। ठीक है, ये सब जीपीएस के माध्यम से ही होता है। मतलब किसी भी चीज़ का लोकेशन, स्थिति बताना ही जीपीएस कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम समझ लेते हैं आखिरकार हमें परीक्षा में कैसे लिखना है। तो देखो, जीपीएस एक अंतरिक्ष आधारित उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है। जीपीएस क्या है? एक अंतरिक्ष आधारित, इसका मतलब ये स्टूडेंट्स, जो जीपीएस होता है वो अंतरिक्ष में स्थापित किया जाता है। अरे सिंपल सा कुछ नहीं यार, एक सैटेलाइट है जो हम अंतरिक्ष में भेज देते हैं, उसका कनेक्शन सभी बंदे के मोबाइल से होता है। ठीक है, और उसके थ्रू हम ट्रेस कर सकते हैं। देखिए जब कभी किसी का फ़ोन वगैरह गुम जाता है ना, तो पुलिस वाले ट्रेस करते हैं, तो जीपीएस के थ्रू ही ट्रेस कर लेते हैं कि कौन सा बंदा जो उनका फ़ोन चुराया है। ठीक है, वो फिर चाहे तो फ़ोन कहीं छिपा ले, अगर फ़ोन चालू किया तो पुलिस वाले तुरंत ट्रेस करके और उसके घर पे पहुंच जाएंगे कि भाई बाहर निकल, फ़ोन दे, चुरा के लाया उसका फ़ोन। फिर उसको 4 लपाड़ा लगाएंगे, उसको जेल में लेकर डाल देंगे। ठीक है, तो जीपीएस के थ्रू ही पता कर पाते हैं। और सपोज दैट, पता है आपको, यदि आपका फ़ोन चोरी हुआ और अगर 10-15 मिनट तक फ़ोन चालू है, तो आप भी जीपीएस के थ्रू ट्रेस कर सकते हो। लेकिन आप अगर ट्रेस करोगे तो जीपीएस उतने सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी उतने अच्छे से विकास नहीं हुआ है, विकसित नहीं हुआ है जीपीएस। ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा, आसानी से आप भी ट्रेस कर सकते हो। ठीक है, कभी ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। जीपीएस एक अंतरिक्ष आधारित उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है जो कि सभी मौसम की स्थिति में स्थान और समय की जानकारी प्रदान करता है। जीपीएस के थ्रू ही हम पता कर पाते हैं कि आज जबलपुर में 4 डिग्री सेल्सियस पर तापमान है, भोपाल में 3 डिग्री सेल्सियस है, और आपके उमरिया में 1.2 डिग्री सेल्सियस तापमान है ना। तो जीपीएस के माध्यम में कनेक्शन कर पाते हैं। आगे देखिए, फिर चाहे वो पृथ्वी के किसी भी जगह पर क्यों ना स्थित हो, देख लीजिए मैं आपको बताया था ना, चाहे चोर कहीं पर भी हो, जीपीएस ट्रेस करके बता देगा। आगे लिखा है, ये प्रणाली पूरी दुनिया भर के सैन्य, नागरिक और वाणिज्य उपयोगकर्ता को महत्वपूर्ण क्षमता प्रदान करता है। स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जीपीएस का यूज सबसे पहले अमेरिका के सैनिक लोग करते थे। वो जब कहीं जंगल में जाया करते थे तो जीपीएस का यूज़ करते थे। और जब उन्होंने, अमेरिका वालों ने जीपीएस का खोज किया था ना, तो विश्व के कोई भी देशों को नहीं बताया था कि हमने एक जीपीएस जैसे सिस्टम का खोज किया है। फिर धीरे धीरे पता लगते गया तो प्रसार होते गया, लेकिन सबसे पहले जीपीएस की खोजकर्ता देश की बात करें तो अमेरिका को ही हम कहेंगे, क्योंकि वहाँ के सैनिक लोग इसका यूज़ करते थे। बस आम नागरिक की यूज़ नहीं करते थे जीपीएस। अब तो हम लोग भी यूज़ करते हैं, आप लोग भी यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए भाई स्क्रॉल करते हैं, देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन था, भूगोल विषय के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो आइए समझ लेते हैं भूगोल विषय का महत्व क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको कि हम पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी को हम भूमंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप समझ लीजिए, इसको छोड़ दीजिए। ठीक, इसको अवॉइड कीजिए, समझ लेंगे तो आप अपने से भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम पृथ्वी पर रहते हैं जिसे हम भूमंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैं क्लियर करता हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। ठीक, अब भूमंडल में पानी भी है और कुछ जगह भी है। ठीक है, तो पानी जहाँ है उसे हम बोलते हैं क्या, जलमंडल, और जो जगह है उसे हम स्थलमंडल या भूमंडल के नाम से जानते हैं। ओके, इतना डन। अब आपको पता है यार कि पृथ्वी के चारों तरफ वायु का एक आवरण होता है जिसे हम वायुमंडल के नाम जानते हैं, ये भी डन। अब इन सब से मिल करके यहाँ पर जो मनुष्य रहता है उसे हम क्या कहते हैं, जीवमंडल या जैवमंडल के नाम से जानते हैं। तो ठीक है, भूगोल की 4 शाखाएं होगी, कौन कौन सी, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, और इन सब से मिलकर के जहाँ मनुष्य रहता है उसे हम कहते हैं जीव मंडल। तो यही चारों लिखना है। देख लो, भूगोल की यह सबसे महत्वपूर्ण व आधारभूत शाखा है भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैवमंडल। ठीक, तो यही चारों मंडल हो गए। अब मंडल तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, भौतिक भूगोल की इन सभी तत्वों का विशेष महत्व है। मतलब मनुष्य यहाँ रहता है तो इन सभी तत्वों का होना अनिवार्य है, तभी मनुष्य रह पाएगा। सपोज दैट यदि पानी ही ना हो, जलमंडल ही ना हो, तो मनुष्य का जीवन यापन कर पाएगा। यदि वायुमंडल ही ना हो तो मनुष्य कैसे रह पाएगा, है ना। तो इन सभी का विशेष महत्व है क्योंकि मानव इन क्रियाकलापों से प्रभावित होता है। बस इतना लिख करके कंप्लीट करना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स इसका आंसर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप अपने से भी लिख सकते हो बिना देखे।
यदि समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैक कीजिए, अगेन देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं गा नंबर। हमारा गा नंबर क्वेश्चन था क्रमबद्ध भूगोल या क्रमबद्ध उपागम एवं प्रादेशिक उपागम में कोई दो अंतर बताना था। तो उपागम को हम भूगोल बोलते हैं। सबसे पहले ये चीज़ मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, बाद में ये मत सोचना कि सर आपने भूगोल यहाँ पर क्यों लिखा, उपागम या फिर भूगोल, दो में से एक बोल सकते हो। तो आइए समझते हैं सबसे पहले क्रमबद्ध उपागम क्या है। देखो स्टूडेंट्स, जब किसी भी चीज़ का व्यक्ति अध्ययन करता है, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ इजी लैंग्वेज में। देखिए, जब किसी भी चीज़ का व्यक्ति अध्ययन करता है तो सबसे पहले उसे विश्व स्तर पर अध्ययन करना होता है, ठीक है। जब विश्व स्तर पर वह अध्ययन कर लेगा तब जाकर के प्रादेशिक आधार पर या प्रदेश की छोटे छोटे चीज़ों पर अध्ययन करेगा। नहीं आया ना समझ में? अगेन समझिएगा। देखिए, सपोज दैट आप हरियाली या पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो सबसे पहले विश्व में जितने भी पेड़ हैं उनके बारे में आप अध्ययन करेंगे कि विश्व में इस प्रकार की पेड़ पाई जाती हैं, यहाँ इस प्रकार के हैं, ठीक है। इनके बारे में अध्ययन करने के बाद आप अपने भारत देश के छोटे छोटे जो आपके गांव में पेड़ हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसे हम कहते हैं क्रमबद्ध अध्ययन, मतलब क्रम से अध्ययन करना किसी भी चीज़ को। क्रमबद्ध अध्ययन को हम विषय वस्तुगत अध्ययन के नाम से जानते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। यदि यहीं पर लिखा होता विषय वस्तुगत उपागम तो ध्यान रखना क्रमबद्ध उपागम को ही विषय वस्तु उपागम के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं प्रादेशिक उपागम क्या है। देखो, इसमें किसी प्रदेश के भौगोलिक तत्व को एक इकाई के रूप में अध्ययन कर लेते हैं, बस। इसमें पृथक पृथक अध्ययन करते हैं, अलग अलग, और इसमें एक साथ अध्ययन कर लेते हैं कंप्लीट। इसके बाद फिर अलग अलग अध्ययन करना ही नहीं पड़ता। इसे हम कहते हैं प्रादेशिक भूगोल या प्रादेशिक उपागम, ठीक है। तो पहला अंतर ये क्लियर हो गया। दूसरा देख लीजिए, यह अध्ययन एकाकी रूप में होता है और यह अध्ययन समकलित रूप में होता है। एकाकी मतलब एक एक का अध्ययन करते हैं और इसमें एक साथ कर लेते हैं, सिंपल सा, ठीक है। थर्ड देख लीजिए, यह अध्ययन राजनीतिक इकाइयों आधारित होता है और यह किसके भौगोलिक इकाई पर आधारित होता है। तो तीन अंतर हो गए। और चौथा अंतर यहाँ पर मेंशन है, यह अध्ययन खोज व तथ्य को प्रस्तुत करता है और ये वातावरण तथा मानव के बीच संबंध प्रकट करता है। तो ये रहे चार अंतर। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए स्क्रॉल करते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर घ। हमारा क्वेश्चन क्या था, मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। भूगोल का इतिहास में संबंध स्पष्ट कीजिए। एक चीज़ सबसे पहले मैं कंफर्म कर दूं, भूगोल मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भूगोल का मतलब क्या है यार? पृथ्वी का अध्ययन करना, बस, और कुछ नहीं है। तो पृथ्वी का अध्ययन करना मतलब पृथ्वी का हम सभी चीज़ को मिला करके अध्ययन करते हैं। पृथ्वी का अध्ययन हम इतिहास के साथ करते हैं, ठीक है। उसके साथ अर्थव्यवस्था मतलब आपके इकोनॉमिक साथ करते हैं, ठीक है। और आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी को जोड़ करके भूगोल का अध्ययन किया जाता है। और एक चीज़ बता दूं, भूगोल पढ़ने के लिए ना आपको गणित का ज्ञान अच्छी तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो गणित के साथ भी हम अध्ययन करते हैं। तो इसका आंसर हमें लिखना कैसे, यहाँ पर मेंशन है, ऐतिहासिक भूगोल किसी स्थान अथवा क्षेत्र की भूतकालीन भौगोलिक दशाओं का या फिर समय के साथ वहाँ के बदलते भूगोल का अध्ययन है। यह अपने अध्ययन क्षेत्र के सभी मानवीय और भौतिक पहलुओं का अध्ययन किसी पिछले काल अवधि के संदर्भ में करता है या फिर समय के साथ उस क्षेत्र के भौगोलिक दशाओं में परिवर्तन का अध्ययन करता है। बस इतना लिख करके कंप्लीट करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अंगा। हमारा क्वेश्चन था भौतिक भूगोल के किन्हीं दो शाखाओं का वर्णन करना है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए यार कि भौतिक भूगोल के आखिरकार हैं कितनी शाखाएं। तो इसके टोटल 4 शाखाएं हैं, 4 में से 2 का अध्ययन करना है, 2 हमारी परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। पहला नंबर है भू आकृति विज्ञान, दूसरा जलवायु विज्ञान और तीसरा है जल विज्ञान। मैं आपके सामने 3 प्रेजेंट कर रहा हूँ। भू आकृति विज्ञान में हम पृथ्वी की आकृति कैसे बना, किस प्रकार से डिजाइन हुआ, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ पर लिखा है यह भू आकृतियाँ तथा उनके विकास क्रम, यह क्रम विकास तथा संबंधी प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। और यहीं पर हम जलवायु विज्ञान की बात करें तो इसके अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, मौसम, जलवायु के तत्व, जलवायु के प्रकार तथा जलवायु प्रदेश का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर आप एक और देख सकते हैं, चाहो तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए स्टूडेंट्स स्क्रॉल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट चुका है, 4 नंबर। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल को किन 3 वर्गीकरण प्रश्नों से संबंधित है। इसका आंसर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं कर पाया हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। पीडीएफ में मिसमैच हो चुका है, देखो नीचे भी नहीं है, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा जैसे इसका सेकंड पार्ट लेकर के आऊँ, मतलब सेकंड चैप्टर का, तो उसमें मेंशन कर दूंगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, क्रमबद्ध उपागम क्या है। तो देखिए मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ, यहाँ पर लिखा है क्रमबद्ध
को, जिसे हम विषय वस्तु उपागम के नाम से जानते हैं, ठीक है, एक तथ्य का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है। बाद में क्षेत्रीय स्वरूपों के वर्गीकृत प्रकारों की पहचान की जाती है। अगेन मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं तो सबसे पहले जैसे आपको यदि किसी पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करना है तो पहले विश्व भर के पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर अपने देश या अपने क्षेत्र विशेष पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करेंगे। इसे ही हम कहते हैं क्रमागत उपागम। तो इस प्रकार से स्टूडेंट चैप्टर फर्स्ट के पूरे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको दे दिया हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। काफ़ी मेहनत करके ये वीडियो बनाया गया है, तो अगर सचमुच आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर ASK क्लासेस में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियोज़ यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे और आपके वार्षिक परीक्षा में बहुत कुछ हेल्प कराई जाएगी। तो मिलते हैं आपसे सेकंड पार्ट के साथ। सभी के लिए बाय बाय एंड आपके वार्षिक परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट।